हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। मैं हूं केवल आपके सामने। इस देश का जो भी नागरिक है, जो कि जिम्मेदार नागरिक है, वह किसी न किसी रूप में देश की सेवा या तो कर रहा है या तो करना चाहता है। वह सब करते हुए जो कि उसे अपने परिवार का पेट भरने के लिए करना चाहिए। अगर कोई शिक्षक है तो वह भी एक तरह से देश सेवा कर ही रहा है, और देश सेवा करने के अपने अलग अलग बहुत सारे माध्यम और तरीके हैं। आप जिस भी क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र से देश की सेवा कर सकते हैं। देश की बेहतरी के लिए किया गया कोई भी कार्य देश की सेवा ही है। उसी में से एक और देश की सेवा करने का माध्यम है सीएपीएफ। सीएपीएफ के द्वारा भी लोग देश की सेवा भी करना चाहते हैं और अपने परिवार को पालना भी चाहते हैं और एक सम्मानपूर्ण जिंदगी भी जीना चाहते हैं अच्छे वेतन के साथ में। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कई विद्यार्थी हैं जो कि इस परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो हम आज बात करेंगे सीएपीएफ परीक्षा के बारे में कि आखिर यह परीक्षा क्या है, इस परीक्षा को कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, प्रोसेस क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है। साथ में यह जानेंगे कि किन बातों का हमें ध्यान रखना है इस परीक्षा की तैयारी करने में, तथा अन्य महत्वपूर्ण जो भी बातें हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सीएपीएफ जो परीक्षा है वह किस पोस्ट के लिए होती है, किस पद के लिए होती है। तो उस पद का नाम है असिस्टेंट कमांडेंट। असिस्टेंट कमांडेंट पद के लिए यह परीक्षा होती है। अब इसके बारे में हम विस्तार से देखते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। जो सीएपीएफ है, सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, यह जो परीक्षा है इसके अंतर्गत सीएपीएफ के अंतर्गत कितनी फोर्सेस होती हैं जिसके लिए असिस्टेंट कमांडेंट कोई विद्यार्थी परीक्षा में चयन लेकर बन सकता है। तो असिस्टेंट कमांडेंट बन सकता है इन 7 सीएपीएफ की शाखाओं में। फोर्सेस हैं कौन कौन सी? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस सीआरपीएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस यानी कि सीआईएसएफ, और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, असम राइफल्स एआर, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स एनएसजी, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बीएसएफ। ये 7 हैं जो कि सीएपीएफ की ही शाखा है। तो अब बात आती है कि इन्हीं 7 फोर्सेस में ही जब कोई विद्यार्थी ये सीएपीएफ का एग्जाम पास करता है तो असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पर पहुंचता है। तो अब जान लेते हैं इस परीक्षा के बारे में और गहराई से कि परीक्षा का नाम क्या है, जो कि आपको मैंने अभी बताया कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस परीक्षा का नाम है। यह परीक्षा कौन कराता है यानी कि कंडक्टिंग बॉडी कौन है? तो यूपीएससी है। यूपीएससी का मतलब क्या? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी के द्वारा यह परीक्षा साल में कितनी बार आयोजित होती है? तो यह परीक्षा साल में एक बार आयोजित होती है और हर वर्ष होती है। किस स्तर की परीक्षा है? तो यह राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर में से आपको याद रखना है कि यह राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, नेशनल लेवल का एग्जाम है यह। इसके बाद परीक्षा का माध्यम क्या है? परीक्षा का माध्यम हिंदी भी है, परीक्षा का माध्यम हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। यानी कि आप हिंदी से भी दे सकते हैं और इंग्लिश से भी दे सकते हैं। कुछ चीजें हैं पेपर में जो कि इंग्लिश से ही पूछी जाती हैं, तो उसका जवाब आपको इंग्लिश में ही देना होगा। वैसे बाकी चीजों के लिए या तो पूरा हिंदी या तो पूरा इंग्लिश। परीक्षा के कितने चरण होते हैं? तो यह जो परीक्षा है यह 3 चरणों में आयोजित होती है। तीन चरण हैं। आपको याद रखना है कि इन 3 चरणों में से किस किस प्रकार से यह छंटनी होती है अभ्यर्थियों की जो कि इस परीक्षा में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले होता है रिटन टेस्ट, रिटन, फिर उसके बाद फिजिकल या तो मेडिकल, ये दोनों ही होते हैं, फिजिकल और मेडिकल दोनों होते हैं, और उसके बाद होता है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। और इन तीनों चरणों के बाद ही अंतिम सिलेक्शन की लिस्ट जारी होती है। तो इन तीनों चरणों के बारे में अभी हम विस्तार से बात करेंगे। और लगभग अभ्यर्थी कितने होते हैं यानी कि फॉर्म भरने वाले कितने हैं और उसके बाद फॉर्म भर के पेपर देने वाले कितने हैं? तो लगभग मान के चलिए कि 3 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और परीक्षा देने जाते हैं लगभग 2 लाख के आसपास, 2-2.5 लाख के आसपास। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। पूरे भारत के पेपर बात हो रही है राष्ट्रीय स्तर की, तो हम उस पर ही ध्यान दे रहे हैं कि 3 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और लगभग 2-2.5 लाख लोग पेपर देने जाते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट भी है जहां पे आप पूरी जानकारी इस परीक्षा के बारे में ले सकते हैं। यानी कि जब फॉर्म आएगा उसका फॉर्म भरने का जो
वेबसाइट होगा वो यही होगा, यहीं से फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन मोड होता है, ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरे जाते हैं। इसके साथ ही अब देखेंगे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो राष्ट्रीयता क्या होनी चाहिए, इंडियन होना चाहिए, अभ्यर्थी को इंडियन होना चाहिए। साथ में कुछ विशेष कारणों से नेपाल और भूटान यहां के भी विद्यार्थी पेपर दे सकते हैं, कुछ विशेष शर्तों के साथ में पेपर दे सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा 20 वर्ष से 25 वर्ष, यानी कि 20 वर्ष से उम्र कम नहीं होनी चाहिए और 25 वर्ष से उम्र ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उम्र को काउंट करने के लिए खास दिन और तारीख निर्धारित किए गए हैं कि इस तारीख से ऊपर और नीचे नहीं होना चाहिए। तो जैसे एग्जांपल के लिए 2022 में अभी अगस्त में पेपर हुआ था सीएपीएफ का, तो उसमें क्या क्राइटेरिया था कि छात्र की आयु 1 अगस्त 2022 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 2 अगस्त 1997 से पहले की नहीं होनी चाहिए। मतलब कि 20 यहां पे लगेगा, 2 अगस्त 1997 में 20 और 25 की बात होगी तो अधिकतम 1 अगस्त 2022। लेकिन यह 2022 के लिए पेपर की बात हो रही थी। अगर अभी आप 2023 के लिए यानी अगले साल के लिए पेपर की तैयारी के लिए यह वीडियो देख रहे हैं और अगले साल यह पेपर देना चाहते हैं तो यहां पर आप एक साल बढ़ा लीजिए, यानी कि आपकी उम्र अगले साल के पेपर के लिए 1998 से पहले नहीं होनी चाहिए, 2 अगस्त 1998 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 अगस्त 2023 के बाद की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कौन यह दे सकता है? तो पुरुष भी दे सकते हैं और महिला भी, पुरुष भी और महिला भी। ठीक है, अब आगे देखते हैं शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता होना चाहिए स्नातक। अगर स्नातक है कोई विद्यार्थी, किसी भी विषय में स्नातक है तो वह यह परीक्षा दे सकता है। ना सिर्फ स्नातक है तब दे पाएगा, जबकि अगर वह चाहे कि वह स्नातक में तीसरे वर्ष में है, फाइनल ईयर में है, तब भी वह यह पेपर दे सकता है। फाइनल ईयर होने पर भी दे सकता है और फाइनल ईयर कंप्लीट हो चुका है तब भी वह दे सकता है। तो यह तो हो गई शैक्षिक योग्यता की बात। अब शैक्षिक योग्यता के बाद कुछ और फायदे की बात करें तो बेनिफिट ऑफ एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट। तो बी और सी सर्टिफिकेट अगर एनसीसी का किसी के पास में है तो साक्षात्कार में जब इंटरव्यू होगा, जब मैंने आपको बताया था जो सिलेक्शन प्रोसीजर है 3 स्टेज में होता है, तो तीसरा स्टेज क्या था? साक्षात्कार का, पर्सनालिटी इंटरव्यू का। तो उसमें बी और सी सर्टिफिकेट अगर एनसीसी का होगा तो 5-10% मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे उसे। यह तो बात की बात है। फिलहाल परीक्षा के चरण जो है हम देखते हैं, तो उसमें पहले से शुरू करते हैं। तो पहला जो होगा वह क्या होगा? लिखित परीक्षा, यानी कि रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा फिजिकल प्लस मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा साक्षात्कार। तो अब हम यहां लिखित से शुरू करते हैं सबसे पहले। तो लिखित परीक्षा की हम बात अगर करें तो लिखित परीक्षा में 2 पेपर होंगे, एक तो पेपर 1 होगा और एक होगा पेपर 2। तो इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो लिखित परीक्षा में जो पेपर 1 होगा वह होगा 250 अंक का और जो पेपर 2 होगा वह होगा 200 अंक का। और कुल कितना अंक हो गया? तो कुल की बात करें तो 450 अंक हो जाते हैं। अब आपको एक बात और याद रखनी है, जो पेपर 1 है वह ऑब्जेक्टिव होगा। जो यह पेपर 1 है यह आपका क्या होगा? ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो प्रश्न आएंगे वह बहुविकल्पी होंगे। एक से ज्यादा विकल्प उपलब्ध होंगे जिसमें से आपको किसी एक पर टिक करना होगा। जो पेपर 2 है वह डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव में क्या चीजें होंगी? जैसे ऐसे लिखना होगा, प्रीसी राइटिंग लिखनी होगी, तो यह डिस्क्रिप्टिव है, इसमें लिखना पड़ेगा आपको। कुल अंक 450 हो गए।
तो जो पेपर 1 है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखना है। पेपर 1 में होने की पूरी बात लिखी गई है, कही गई है और ऐसा होता भी रहा है। अब बात आती है फिजिकल और मेडिकल टेस्ट की। तो यह पहले चरण में जब कोई पास हो जाएगा तो वह दूसरे चरण में पहुंचेगा। फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, लॉन्ग जंप होगा, रनिंग होगी, शॉर्ट पुट होगा। शॉर्ट पुट स्पेशली पुरुषों के लिए होगा। इस बारे में फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के बारे में एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा जिसपे विस्तार से चर्चा होगी। तो इसके लिए कोई नंबर निर्धारित नहीं किए गए हैं, इसमें आपको पास हो जाना है। उसके बाद साक्षात्कार की बात आती है तो साक्षात्कार 150 अंक का होगा। तो कुल अंक की बात करें, आप देखिए क्या हो गया कि जो लिखित परीक्षा हुई वह 450 अंक की हुई और इंटरव्यू आपका साक्षात्कार 150 अंक का हुआ। तो कुल आपके कितने अंक हो गए, 600 अंक का यह कुल सीएपीएफ का पेपर हो गया। यानी कि सीएपीएफ में कुल 600 अंकों के आधार पर आप कितने नंबर प्राप्त किए हैं उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। और मान लीजिए कि 600 अंक में दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने बराबर अंक प्राप्त किए हैं, किसी ने 300 अंक प्राप्त किए हैं, एक दूसरे ने भी 300 अंक प्राप्त किए हैं, इन दोनों का सिलेक्शन हो गया है और सीटों की संख्या चूंकि निर्धारित है तो उसमें से किसी एक का चयन करना होगा। तो किसका चयन होगा, जिसकी उम्र ज्यादा होगी, जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसे फिर प्राथमिकता दी जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं पेपर 1 के सिलेबस में कौन कौन सी चीजें हैं। तो सिलेबस में देखिए नाम क्या है पेपर 1 का, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। तो शुरुआत होती है इसमें जनरल मेंटल एबिलिटी की, यानी कि रीजनिंग आएगा, इसमें मैथ्स आएगी, इसके बाद जनरल साइंस होगा, करंट इवेंट्स होगा नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का, यानी कि करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा, उससे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जाएंगे। उसके अलावा इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास और उसके साथ ही भारत और विश्व का भूगोल भी पूछा जाएगा। तो यह जो होगा आपको मैंने पहले ही बताया था ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव होगा कितने अंक का होगा, 250। निगेटिव मार्किंग इसमें है 1/3, 1/3 निगेटिव मार्किंग है, यह भी आपको बता रहा हूं। इन बातों को ध्यान रखिएगा जब तैयारी करिएगा। तो निगेटिव मार्किंग है, इसलिए क्वेश्चन को किस हिसाब से अटेम्प्ट करना है वह भी देखना जरूरी हो जाता है। उसके बाद पेपर 2 है। पेपर 2 मैंने आपको बताया था डिस्क्रिप्टिव रहेगा और इसमें जनरल स्टडीज भी होगी, ऐसे होगा और कॉम्प्रिहेंशन भी होगा। आप देखिए कि जो पार्ट ए है, 2 पार्ट में यह पेपर है पेपर 2 का। तो पार्ट ए में ऐसे है, 6 ऐसे आपको मिलेंगे, 6 में से 4 आपको लिखने होंगे और यह 80 नंबर का होगा। इसका अंक कितना है, 80। और उसके बाद पार्ट बी है जिसमें कॉम्प्रिहेंशन है, पीसी राइटिंग है और कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल्स भी है। तो यह कितने नंबर का होगा, यह होगा 120 अंक का होगा। तो ये दोनों मिला के कितना हो गया, टोटल 200 अंक आपका हो गया। और जो मैंने आपको बताया कि यह डिस्क्रिप्टिव है और ऑब्जेक्टिव जो 250 अंक का है। तो जो पहले पार्ट 1 में यानी कि पेपर 1 में जो 250 अंक में क्वालिफाइड हो जाता है उसकी फिर पेपर 2 की कॉपी चेक होती है और उसके बाद फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है और वहां पर जो सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस है जिसे आपको ध्यान में रख के अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। अब बात आती है कि जब आप पेपर देने की योजना बना चुके हैं और आपने तय कर लिया है कि आपको सिलेक्शन लेना है या पेपर देना है और आपको असिस्टेंट कमांडेंट बन के देश की सेवा करनी है, तो एक समय आएगा जब आप तैयारी कर रहे होंगे और नोटिफिकेशन आएगा और आपको फॉर्म भरना होगा। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस दौरान आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा सेंटर लेना चाहते हैं। तो आपको इन्हीं दिए हुए सेंटरों में से कोई एक सेंटर चुनना होगा। तो मान लीजिए आपको जयपुर सेंटर चुनना है, तो बहुत सारे लोगों ने अगर सबने ही जयपुर सेंटर चुन लिया तो क्या होगा, सेंटर सीमित हैं और परीक्षा देने वाले विद्यार्थी बहुत सारे हैं। तो एक जगह एक जिले में एक खास संख्या तक ही विद्यार्थियों को चुना जाएगा। तो इस प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए क्या बात कही गई है कि फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, यानी कि जो सबसे पहले अप्लाई करेगा और जो सेंटर की वह मांग करेगा वह सेंटर उसे मिल जाएगा। जो बाद में आएगा और बाद में तब तक मान लीजिए वह संख्या जितनी निर्धारित की गई थी एक जिले में अभ्यर्थियों के लिए वह भर गई है तो उसे उसके मन का सेंटर नहीं मिल पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप
तैयारी करें और परीक्षा आपको देनी ही है तो जल्दी से जल्दी जब फॉर्म आए तो आप भर दीजिए, अपने मन का सेंटर आप चुन लीजिए जिससे कि आपको अपने मन का सेंटर मिल जाए। और इसी प्रकार से जब आप तैयारी करने की सोच चुके हैं तो आपको असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आपको जल्द से जल्द तैयारी को फिर अच्छे से शुरू भी कर देना है, तभी जाके आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्य बातें मैंने आपको आज इंट्रोडक्शन के तौर पर बता दी हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जैसे कि फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो सीआरपीएफ के अंदर जो बहुत सारी फोर्सेस हैं उन फोर्सेस की कुछ जानकारियां, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर असिस्टेंट कमांडेंट की सैलरी क्या होती है, उसके क्या क्या फायदे होते हैं, उसकी ड्यूटी क्या क्या होती है, उन सब बातों को भी हम अच्छे से देखेंगे। उसके साथ ही हम यह देखेंगे कि यह परीक्षा आपके लिए कितनी बेहतर है और आपको तैयारी करनी है कि नहीं करनी है, इसका निर्धारण आप किस प्रकार से कर रहे हैं। तो चलिए, मुख्य बातें कवर हो गई। एक बात रह गई थी, उसको भी क्लियर कर देता हूं कि कंफ्यूजन ना हो, आप फिर कमेंट में पूछें तो आपको डाउट ना रहे। इसमें उम्र की बात कही गई थी, एज क्राइटेरिया की। एज क्राइटेरिया 20 से 25 वर्ष तो निर्धारित किया गया है, लेकिन इसमें आपको याद रखना है अगर कोई एससी और एसटी वर्ग का है तो उसे 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अगर कोई ओबीसी वर्ग का है तो उसे 3 वर्ष की छूट मिलेगी। और अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसे 5 वर्ष की छूट मिलेगी। तो अगर ऐसी एससी एसटी ओबीसी या एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में कोई आता है तो अधिकतम सीमा जो 25 वर्ष की है वह उस हिसाब से बढ़ जाएगी, यानी कि या तो 5 वर्ष बढ़ेगी या तो 3 वर्ष बढ़ेगी, और अधिकतम बढ़ने की जो स्थिति होगी वह 5 वर्ष तक ही होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी के जो बातें मैंने बताई हैं जिसपे हमें चर्चा करनी है उन सब बातों के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।